मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। और शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, और शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। राम राम दोस्तों, कैसा है आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है पोषक तत्व और मानव स्वास्थ्य। ये टॉपिक आपके घर की थाली से लेकर आपके सिलेक्शन तक की पूरी रणनीति तैयार करता है, और इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। चलिए, अभी तक हमने जो एलडीसी के सिलेबस का साइंस हमने ले रखी थी, इसमें हमने जो आखिरी के 2 टॉपिक थे, एक तो मानव रोग कारण एवं निवारण ये, और दूसरा ये रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य। ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर दिए अपने पिछले जो वीडियो में। तो अभी तक आपने ये नहीं देखे तो हमारी उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आज हम पढ़ेंगे कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, अर्थात पोषण की कमी से होने वाले जो रोग है वो, और पोषण क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें पोषक तत्व आते हैं, उनके बारे में सभी जानकारी हम लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, या इसी दूसरा टॉपिक कह सकते हैं पोषक पदार्थ। ये है हमारा टॉपिक पोषण एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पोषक तत्व पढ़ेंगे, रोग निवारण। हमारे शरीर का कौन सा भाग क्या कार्य करता है उसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है कि जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र है वो हमारी जो उपापचय नियामक, मतलब हमारी जो भी उपापचय क्रिया होती है उनके नियंत्रण का कार्य करती है। वही जो पाचन तंत्र है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा एवं ईंधन प्रदान करते हैं। और जो मांसपेशी संरचना है, हमारे जितनी भी मांसपेशी है वो क्या है, एक निर्माण खंड है अर्थात स्ट्रक्चर ब्लू है, हमारा पूरा ढांचा तैयार करने का कार्यक्रम करती है, मांसपेशियाँ करती है। सबसे पहले है पोषक पदार्थ कहते किसे, तो पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो शरीर में वृद्धि, विकास और ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तथा शरीर का चाहे वृद्धि हो, विकास हो या चाहे ऊर्जा प्राप्त करने में, सभी कार्य किससे होते हैं, पोषक पदार्थों से होते हैं। तो हमारे शरीर में तीनों काम के लिए अभी हमने देखा क्या क्या काम होता है शरीर में। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र उपापचय नियामक करते हैं, उसमें भी पोषक पदार्थ इम्पोर्टेंट है। दूसरा काम हमारा जो पाचन तंत्र है वो हमें ऊर्जा और ईंधन प्रदान करता है, उसके लिए भी पोषक पदार्थ आवश्यक है। और तीसरा है मांसपेशी, तो हमारे स्ट्रक्चर ब्लू में निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी पोषक पदार्थ है। मतलब हमारे शरीर की सभी क्रियाओं के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक है। तो उसमें से कौन से, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पोषक पदार्थ मेन रूप से पहला होता है, एक होता है विटामिन। ये तो आपने सभी नाम तो सुना होगा, ये सभी नाम तो आपने सुन रखे होंगे क्योंकि ये 9th और 10th के टॉपिक है। एक है विटामिन, एक है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद एक है फैट या जिसे वसा भी कहते हैं, फैट। उसके बाद है खनिज लवण, और एक है जल। ये कितने 6 प्रकार के हमारे शरीर में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर को की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इनमें से कौन सा पोषक पदार्थ किस कार्य आता है? सबसे पहले ऊर्जा प्रदाता। ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन सा है? तो है कार्बोहाइड्रेट, और एक है वसा। प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन ये सबसे कम ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य कार्य इसके लिए होते हैं निर्माण इकाई के रूप में होते हैं। तो सब इसमें सबसे जल्दी जो ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे फास्ट ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है, वो है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है, सबसे फास्ट तो कौन प्रदान करता है, मतलब ग्रहण करने से थोड़ी देर बाद भी हमें ऊर्जा प्रदान होती है, वो कार्बोहाइड्रेट।
लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करता है वो वसा, और सबसे कम कौन प्रदान करता है प्रोटीन। इसके अलावा निर्माण इकाई के रूप में प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जितने भी जिम वगैरह होते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं तो वो लोग उनको क्या खाने का सलाह देते हैं, प्रोटीन खाने का। तो प्रोटीन हमारे शरीर का क्या है, मांसपेशी स्थिरता को बनाए रखता है। मतलब हमारे शरीर की जो बॉडी बनेगी, जो हमारे शरीर का निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है, प्रोटीन पर। ये उसमें सहायक होता है। इसलिए ये जिम वगैरह के लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं। और उसके बाद है उपापचय नियंत्रक। सबसे पहले आप पूछोगे कि उपापचय होता क्या है। उपापचय क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी क्रिया होती है, चाहे वो वृद्धि के लिए हो, चाहे विकास के लिए हो, जितनी भी, चाहे पाचन तंत्र से संबंधित हो, या व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जितनी भी शरीर की क्रिया होती है, जीवन जीने और वृद्धि विकास के लिए जितनी भी क्रिया होती है, सभी क्रिया क्या होती है, उपापचय क्रिया कहलाती है। उन उपापचय क्रिया के नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। उसमें कौन से पोषक पदार्थ काम आते हैं, वो है विटामिन। जितने प्रकार के विटामिन हैं, ए बी सी डी ई के, वो सभी इसमें काम आते हैं। उसके बाद है खनिज लवण, जितने भी खनिज है वो, और एक है जल, ये सभी किसमें काम आते हैं, उपापचय नियंत्रक के रूप में। इसके बाद हम एक एक पोषक पदार्थ को देखेंगे। तो सबसे पहला पोषक पदार्थ है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। के नाम से थोड़ा सा आइडिया लगता है। मोनो मतलब अकेला, डाई मतलब 2 मिलकर बन रहे होंगे, या और पॉली का मतलब बहुत सारे मिलकर बन रहे होंगे। इससे ये पता चलता है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में होता क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें 3 चीज़ होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:1। तो किस अनुपात होते हैं, 1:2:1। ये ऊर्जा कितनी प्रदान करता है, तो 1 ग्राम से वह 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब 1 ग्राम से ऊर्जा कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। ऊर्जा का माप किस में किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है। इसलिए ऊर्जा कितनी, 4.2 किलो कैलोरी। कार्य डीएनए व आरएनए का घटक है। और ये क्या है, डीएनए और आरएनए के घटक के रूप में कार्य करता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसका कार्य है। तो सबसे पहले कौन सा है, मोनोसैकेराइड्स। 3 हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल शर्करा भी कहते हैं। सरल शर्करा मतलब सामान्य रूप में शर्करा क्या होती है, शर्करा उसे कहते हैं जो स्वाद में मीठी हो और जल में घुलनशील हो। तो जो भी स्वाद में मीठी हो और जल में घुलनशील होती है, उससे क्या कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है। तो ये क्या है, सरल शर्करा है और जल में घुलनशील है। कौन कौन से होते हैं मोनोसैकेराइड्स, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ब्लड शर्करा भी कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी है, ग्लूकोज। ऐसा आपको पता ही होगा, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल शर्करा। क्योंकि पूरी एक पृथ्वी पर जितने मानव है सब में ये शर्करा पाई जाती होगी। तो ये कैसे है, यूनिवर्सल शर्करा। और उसे क्या कहा जाता है, कोशिका का ईंधन, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। तो वो कौन सी है, ग्लूकोज है। उसके बाद है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, फलों में। फल से फ्रक्टोज, फल से फल, याद रखना। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, फलों में। और उसके अलावा शहद में पाई जाती है। शहद और फल मीठे के साथ होती है फ्रक्टोज के कारण। ये सबसे मीठी शर्करा है। मतलब नेचुरल रूप में प्राप्त सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। उसके बाद एक मोनोसैकेराइड है, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की शर्करा कहा जाता है। मतलब मस्तिष्क और हमारी जो तंत्रिका है उसमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी है, गैलेक्टोज है। तो याद रखना 3 मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से है, तो एक है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। तो ये तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मतलब ये मोनोसैकेराइड से मिलकर ही बनते हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या बनते हैं, एक डाइसैकेराइड्स बनती है। इसलिए इसका नाम क्या है, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स कौन कौन से, एक तो माल्टोज,
सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तो ये किससे मिलकर बने होंगे? मोनोसेक्राइड से। तो ये माल्टोज किस से मिलकर बना पता है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलकर क्या बने हैं? एक माल्टोज बने। और इस माल्टोज को क्या कहा जाता है? अंकुरित बीजों व मक्के की शर्करा, अर्थात जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित अनाज, उसमें और जो मक्का होता है, मक्के में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या मक्का किस कारण मीठा होता है? और उसमें होती है माल्टोज। तो माल्टोज एक क्या है? डाइसैकेराइड। उसके बाद एक है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? गन्ने, रसोई घर या टेबल शर्करा। गन्ने की शर्करा इसे क्या कहा जाता है? क्योंकि ये गन्ने से प्राप्त होती है। रसोई घर की शर्करा क्यों कहा जाता है? जो हमारे रसोई घर में शक्कर होती है, जो हम चाय वगैरह में डालते हैं, तो वो भी कौन सी है? ये इसलिए रसोई घर की शर्करा कहते हैं। और इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं। टेबल शर्करा कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में आपने देखा होगा कि वो चाय चाय में शक्कर नहीं डालते, वो शक्कर चाय के साथ में किसी भी व्यक्ति को देते कि वो उनके हिसाब से अपने शक्कर डाल सके। आपने मूवी में देखा होगा कई बार पूछते कितने चम्मच शक्कर लोगे, तो वो उसके सामने एक दो चम्मच शक्कर डाल के दे देते। तो वो क्या है, कई भी वेस्टर्न कंट्री में टेबल पे ये शर्करा पड़ी रहती है, इसलिए क्या कहा जाता है? टेबल शर्करा भी कहा जाता है। इस ये किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक तो ग्लूकोज, ये जो ब्लड शर्करा कहा जाता है, और दूसरा फ्रक्टोज जो फलों से प्राप्त होती है। इन दोनों से मिलकर बनती है वो है सुक्रोज। और तीसरा है वो है गैलेक्टोज, सॉरी तीसरा है वो है लैक्टोज। लैक्टोज इसका तो नाम सुनने रखा होगा, ये क्या है? दूध की शर्करा होती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले सब में ग्लूकोज तो है ही है, उसके बाद तीनों मोनोसेक्राइड्स थे वो। पहला मोनोसेक्राइड्स में आता है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा क्या था? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज ग्लूकोज से कौन सा बना? माल्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज से कौन सा बना? सुक्रोज। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज से कौन सा बना? लैक्टोज। तो ये इसको याद रखना है। तो ये क्या है? दूध की शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। और जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, दूध में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये लैक्टोज को किस में बदल देते हैं? लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे थकान होती है। हमने पढ़ा होगा कि किसी जो मेहनत वाले कार्य करते हैं उनके शरीर में क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे उन्हें क्या होती है? थकान महसूस होती है। तो वो क्या, वो लैक्टोज को कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। उसके बाद है पॉलीसेक्रेट्स। पॉलीसेक्रेट्स ये क्या है? ये शर्करा नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये शर्करा नहीं है। शर्करा नहीं, क्यों? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो CH और O के 1:2:1 से मिलकर बने होते हैं। ये उस अनुपात में तो है जिसमें 3 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। लेकिन शर्करा किसे कहते हैं? ये है जो खाने में कैसे हो? मीठे और जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए ये ना तो स्वाद में मीठे होते, न ही जल में घुलनशील होते, इसलिए ये शर्करा नहीं है। तो कभी पूछ ले कि पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन शर्करा नहीं है। कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स? एक है स्टार्च। स्टार्च किस में पाए जाते हैं? पादपों में ऊर्जा संग्रहण। पादपों में जो ऊर्जा का संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। दूसरा है ग्लाइकोजन, जंतु स्टार्च, मतलब ये जंतुओं में स्टार्च के जैसा कार्य करते हैं। जैसे पादपों में स्टार्च का काम करता है, ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है, उसी प्रकार ग्लाइकोजन है वो जंतुओं में ऊर्जा संग्रहण का कार्य करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। और इसका संग्रहण कहाँ होता है? यकृत और मांसपेशियों में संग्रहण होता है। हमारी जो मांसपेशियाँ होती है उसमें इसका संग्रहण होता है। इसके अलावा तीसरा है सेल्यूलोज, पादप कोशिका भित्ति। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज पे क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है, जिसका मानव में पाचन नहीं होता। मानव में पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पाचन के लिए क्या चाहिए? अपेंडिक्स चाहिए, जो क्या होती है? जंतुओं में होती है, मानव में नहीं होती। मानव में भी होती थी पहले, जब आदि मानव आपने देखा होगा जो कंदमूल खाते थे, तो उनमें कोशिका भित्ति के पाचन के लिए अपेंडिक्स होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये
अब्दुल खान ने इंसान में बंद कर दिया, इसलिए उसका अपेंडिक्स एक किसके अवशेष के रूप में रह गई। तो आपने कभी सुना होगा किसी व्यक्ति के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, तो हमारे शरीर में अपेंडिक्स होती है लेकिन बहुत ही अवशेष मात्र, उससे सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, लेकिन जंतुओं में ये पाई जाती है, इसलिए वो घास कंदमूल वगैरह उसका पाचन कर पाती है। उसके बाद एक है काइटिन। काइटिन ये एक कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जितने भी कीट हम देखते हैं उनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का। और कवक की भित्ति, जो कवक होते हैं उसकी भित्ति भी किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे फंगस सेल्यूलोज भी कहा जाता है। मतलब फंगस में सेल्यूलोज का कार्य कौन करता है, जैसे सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति है, इसी प्रकार फंगस की भित्ति कौन सी है, काइटिन, तो इसे क्या कहा जाता है, फंगस सेल्यूलोज भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद एक है हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, यकृत में निर्मित होता है और प्रतिस्कंदनकारी। प्रतिस्कंदनकारी मतलब ये रक्त को जमने से रोकता है, हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बने, क्योंकि हमारा जो रक्त का थक्का है वो खून बाहर आने के बाद चाहिए। हमारे शरीर में यदि रक्त का थक्का बन गया तो क्या ब्लड रुक जाएगा और इंसान क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो उसे प्रतिस्कंदनकारी बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हिपेरिन। इसके नाम से स्कंदन मतलब जमाव, तो जमाव को रोकने वाला कौन सा है, प्रतिस्कंदनकारी, वो है हिपेरिन। इसके बाद ये सेल्यूलोज के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि ये प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो है सेल्यूलोज। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा पाया जाता है, काइटिन। तो ये क्या है, पादप कोशिका भित्ति। तो विश्व में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पादप पाए जाते हैं। पादपों में सब में ये सेल्यूलोज होगा, तो ये इंसान से ज़्यादा ही पादप है, तो उससे क्या होगा, ये सर्वाधिक हो जाएंगे। और उसके बाद कीट पतंगे, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। तो उसके बाद ये क्या हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या देखा कि 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सरल शर्करा है, जल भी कहते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। और उसके बाद कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर हमने देखा डाइसैकेराइड्स कौन से, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये किससे बने होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर ही बने होते हैं। उसके बाद ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स के कौन कौन से, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन और हिपेरिन। ये क्या है, उठ जाते हैं। उसके बाद है फैट, जिसे क्या कहा जाता है, वसा। तो फैट या वसा तो ये किसी क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस। मैंने आपको आगे बता रखा था सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्रदान होती है हमें, ये होती है वसा से होती है सर्वाधिक ऊर्जा, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, ऊर्जा का पावर हाउस। इससे क्या होता है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। उसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान। इसका कार्य क्या होता है, ये ताप नियंत्रण और आपातकालीन ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। किसके इसमें, एक तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखते हैं और दूसरा है आपातकालीन ईंधन, मतलब इमरजेंसी में हमें ऊर्जा की आवश्यकता आती है, वो कौन पूरी करता है, वसा पूरी करता है। बैल की बलबल मोटी परत उष्मारोधी का कार्य करती है। जैसे हमारे शरीर में ये वसा ताप नियंत्रण का कार्य करती है, उसी प्रकार जो बैल में उसकी बाहर की जो मोटी परत होती है, क्या कहा जाता है, बल्बर, वो भी एक उष्मारोधी के रूप में कार्य करती है। सबसे पहले वसा 2 टाइप की होती है, एक होती है संतृप्त सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट्स। दोनों में क्या अंतर है, ये होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त वसा। उदाहरण है घी देखा होगा, सर्दियों में जम जाता है, उस टाइम इतनी हमारी जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से जितना, तो उस टाइम क्या होती है, जम जाता है, तो उदाहरण क्या है, घी। और 20 डिग्री पर तरल अवस्था में रहता है, वो कौन सा है, तेल।
ठीक है, हमेशा आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो जमता है, क्योंकि हमारे टेम्परेचर इतना कम होता ही नहीं, और उसमें भी ये सामान्य में कौन सा रहता है, तरल अवस्था में। संतृप्त अवस्था, संतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ये जंतु प्राप्त है, जैसे घी वगैरह ये किससे प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे दूध से घी बनता है, दूध गाय भैंस वगैरह से प्राप्त होती है। दूसरा है असंतुलित वसा, ये किससे प्राप्त होती है, वनस्पति से प्राप्त होती है। तो हमने देखा जो सरसों वगैरह है, क्या सरसों की फसल होती है, तो वे ये किससे प्राप्त होती है, वनस्पति से। तो ये जंतु से प्राप्त होते हैं, ये वनस्पति से प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हृदय रोग या रक्तचाप, इसकी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक। आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, उनको डॉक्टर है वो घी वगैरह खाने से क्या करता है, मना करता है, क्योंकि ये शरीर में फैट बढ़ाता है, और इससे जो हृदय रोगी है और जो ब्लड प्रेशर का रोगी है उसके लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मतलब शरीर के लिए लाभदायक कैसे है, क्योंकि असंतुलित वसा का शरीर में क्या नहीं होता, संग्रहण नहीं होता। ये क्या होता है, शरीर में संग्रहित होती है, जिसके कारण इसकी अधिक मात्रा में शरीर क्या बन जाती है, हानिकारक। लेकिन इसकी अधिक मात्रा में शरीर में रहती नहीं, अधिक मात्रा होने पर ये शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसकी ना अधिकता होती है ना ये शरीर के लिए हानिकारक होती है। लेकिन इन दोनों का अपवाद कौन सा है, हमने क्या पढ़ा था कि संतृप्त वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन ये कौन सी अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में। और जबकि ये जंतु से प्राप्त होती है, तो ये भी मछली के यकृत तेल से प्राप्त होती है। ये है तो क्या, संतृप्त वसा, लेकिन ये तरल अवस्था में। तो ये अपवाद है किसका, संतृप्त वसा का अपवाद कौन सा है, मछली का यकृत तेल। उसी प्रकार जैसे नारियल का तेल, नारियल का तेल आपने देखा होगा, जिससे सर्दियों में वगैरह क्या हो जाता है, जम जाता है। जैसे आपने बालों में लगाने का एक नारियल तेल आता है, वो सर्दियों में क्या जाता है, जम जाता है। तो वो क्या है, असंतुलित वसा होने के बावजूद भी क्या होता है, ठोस अवस्था में। तो ये असंतुलित वसा का अपवाद है। इसके बाद एक ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी, सरसों, सोयाबीन हृदय और जोड़ों के लिए उत्तम। तो ये क्या थे, वसा था, फैट्स। फैट से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा सर्वाधिक। उसके बाद ये हमारे शरीर में ताप नियंत्रण, आपातकालीन ईंधन के रूप में कार्य करती है। इसके बाद दो प्रकार की वसा होती है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया। अब तीसरा है हमारे प्रोटीन। ये क्या एक निर्माण कार्य इकाई है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे शरीर की जो संरचना कैसी होगी वो किस पर निर्भर करती है, प्रोटीन पे। यदि हम प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में जो हमारा शरीर है उसका ढांचा ही खराब हो जाएगा। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है, मुल्डर नामक वैज्ञानिक है। जबकि इसका नाम किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। खोज किसने की, मुल्डर ने, नाम दिया बर्जीलियस ने। ये 1 ग्राम से कितनी, 4 किलो कैलोरी। मैंने क्या कहा था, सबसे कम ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे सबसे ज़्यादा कौन, वसा, 9.3 किलो कैलोरी। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी, और उसके बाद प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। जो वसा होती है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बनी होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बनी होती है। जबकि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो नाइट्रोजन वाला पोषक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन। तो पीछे याद रखना, प्रोटीन ना न से इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और शरीर का 7 से 18% भाग होता है। मतलब हमारे शरीर में जितने पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसमें 7 से लेकर 18% तक किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है प्रोटीन की। हमारे शरीर में टोटल कितने, 20 अमीनो, हमारे शरीर में टोटल कितने, 20 जोड़ी अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बने किसके होते हैं, अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। तो हमारे शरीर कितने, 20 जोड़ी अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 तो क्या है आवश्यक, जो आवश्यक है वो हमें डेली केयर से लेने पड़ते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं, अर्थात बाहर से लेने पड़ते हैं। 10 है अनावश्यक, जो शरीर स्वयं बनाता है, मतलब इसे लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम भोजन के साथ नहीं ले तो भी शरीर इसे बना देता है। 10 होते हैं आवश्यक, जो हमें भोजन के साथ लेने आवश्यक है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ अमीनो अम्लों के प्रकार दिए, जैसे उदासीन अमीनो अम्ल कौन सा है, वो है ग्लाइसिन। अम्लीय अमीनो अम्ल कौन सा, वो है एस्पार्टिक अम्ल। और क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है, वो है हिस्टीडीन।
उदासीन किस प्रकार के अमीनो अम्ल किससे बना होता है? कार्बोक्सिल अम्ल और NH3 नाइट्रिक अम्ल से। जिनमें ये दोनों बराबर होते हैं वो तो क्या होता है? उदासीन अमीनो अम्ल। जिसमें ये वाला कार्बोक्सिल अम्ल ये अधिक होता है वो होते हैं अम्लीय। जिसमें ये नाइट्रिक समूह अधिक होता है वो होता है क्षारीय। ये 3 प्रकार के उनके एग्जाम्पल याद रखना। कौन सा? उदासीन ग्लाइसिन, अम्लीय एस्पार्टिक और क्षारीय कौन सा है? स्टीरिक। एक हमने सुना होगा कि हर व्यक्ति कहता है कि दूध पियो दूध पियो। बचपन में मम्मी कहती थी दूध पियो, जब डॉक्टर के पास जाते वो भी कहते दूध पियो, और किसी से भी पूछो तो क्यों कहता है दूध पियो, दूध शरीर के लिए अच्छा होता है। नहीं, अच्छा क्यों होता है वो अभी तक आपने पता नहीं होगा, तो वो है क्योंकि दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संपूरक भोजन। जितने भी हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल, जैसे ये 10 अमीनो अम्ल जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, ये 10 के 10 अमीनो अम्ल हमें दूध से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब एक केवल दूध पीने से क्या हो जाता है? यदि भोजन को ग्रहण नहीं करे तो दूध के माध्यम से हमारे 10 आवश्यक जो अमीनो अम्ल है वो इसे प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है संपूरक भोजन। मतलब एकदम पूरा भोजन है ये। एक है प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोग्मा, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। ये आपके अलग से पूरा टॉपिक भी दे रखा है, तो अभी यही पढ़ रहे हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो वह मैं बता दूंगा कि हमने ये आगे पढ़ लिया है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? ये दिया है क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। क्रिक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है? तो DNA के नियंत्रण और निर्देशन में mRNA द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है, DNA के नियंत्रण और निर्देशन में mRNA द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो जो DNA द्वारा mRNA को निर्देशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या कहते हैं अनुलेखन। तो DNA द्वारा mRNA को निर्देशन क्या करते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। देखो DNA कहाँ उपस्थित होते हैं? ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, जबकि mRNA कहाँ होते हैं? ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो ये कोशिका DNA द्वारा इसे जो निर्देशन दिया जाता है वो क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो mRNA किसको ये निर्देशन देता है? ये देता है राइबोसोम, कोशिका की, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो mRNA किसको निर्देशन देता है? राइबोसोम को, और ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो mRNA द्वारा राइबोसोम की सहायता से जो प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुवादीकरण या ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? वो बनते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन संश्लेषण। तो ये क्या है? क्रिक द्वारा प्रदान किया गया प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। उसके बाद कुछ प्रोटीन हैं जो आप याद रखोगे तो फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। जैसे जंतु शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन वो कौन सा है? कोलेजन। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रूबियस को। प्रकृति में कौन सा है? रूबियस को, लेकिन जंतु में पाया जाने वाला कोलेजन। इसके अलावा जो नाखून, बाल, सींग, खुर, ये हमारे और जंतुओं के शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं। तो इनकी कठोरता का कारण क्या है? तो वो है केराटिन नामक प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद एक है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? सबसे जटिल अमीनो एसिड है या सबसे जटिल प्रोटीन है। ये किस में उपस्थित होता है? दूध में उपस्थित होता है और शरीर में सेरोटोनिन बनाता है, जिससे आराम मिलता है। तो ट्रिप्टोफैन की ग्रहण करने से शरीर में क्या बनता है? सेरोटोनिन बनता है, जो शरीर को क्या प्रदान करता है? आराम प्रदान करता है। उसके बाद अब प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके। इसमें क्या पूछा जाता है? क्वाशरकोर्ट रोग और मेनिस्कस रोग के बारे में पूछा जाता है कि क्वाशरकोर्ट रोग क्या है? ये केवल प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसमें केवल प्रोटीन की कमी होती है, ऊर्जा की कमी नहीं होती। तो केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा? क्वाशरकोर्ट रोग। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, पेट का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मांसपेशियाँ कमजोर, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, पेट का आकार बढ़ जाता है। जबकि मेरस्मस रोग में क्या होता है? ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होते हैं। तो प्रोटीन तो
ऊर्जा का मतलब क्या है, उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऊर्जा तो प्रदान कौन करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। इसमें से प्रोटीन की कमी है, इसमें प्रोटीन के साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी, तो उससे कौन सा रोग होता है, मेरस्मस। तो इसमें शरीर क्या होता है, अत्यंत दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा दिखने लग जाता है, आंखें अंदर तक जाती है और गद्दे पूरी तरह क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो ये कौन सा रोग है, मेरस्मस रोग है। तो इनका उपचार तो क्या है कि इनको वापस प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन दे दो, इसमें ऊर्जा की कमी है तो ऊर्जा प्रदान कर दो, तो इससे क्या हो जाएगी ये। उसके बाद हमारे है वो है पोषक पदार्थ विटामिन। विटामिन सबसे बड़ा मतलब पोषक पदार्थ है। इसमें विटामिन ए बी सी डी ई, फिर बी में भी बहुत सारे समूह, बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, बी से लेकर बी12। तो विटामिन एक इम्पोर्टेंट पोषक पदार्थ है जिसमें फिक्स है कि क्वेश्चन बनता ही है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका नामकरण किसने दिया, पंक नामक वैज्ञानिक। तो खोज हॉपकिंस ने। हेडेक क्या है, ये वसा में कौन से किया था। और विटामिन क्या है, विटामिन बी क्या है, कार्बन सिंगल नहीं है, विटामिन बी समूह है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता। से लेकर बी याद रखना सभी जिनमें से कौन सा बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा विटामिन सी, ये दोनों ऑप्शन दे देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन। उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो वसा में प्रदान करते हैं, ये क्या करता है, उपापचय नियंत्रण का कौन सी है, मैं पहले देखा था ए डी क्या होता है शरीर। तो ये का नाम क्या है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो अब ये कैसे याद रखना कि विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। रतौंधी रोग में क्या होता है, कम प्रकाश या रात में क्या है, ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। विटामिन डी नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इसमें प्रभावित क्या होती है, ऐसे तो आँख दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आँख प्रभावित, आँख में देखने का काम कौन करता है, रेटिना। तो याद रखना कि विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। ये विटामिन ए, ये इन चारों का कॉमन जो स्रोत है वो कौन से है, मांस, मछली, दूध और अंडा। मांस, मछली, दूध, अंडा, ये चारों में ही है। ए का भी स्रोत है, डी का भी स्रोत है, ई का भी स्रोत है और के का भी स्रोत है। तो इनको तो साथ में लेकर ही चलना, मांस, मछली, दूध, अंडा। इनको छोड़कर जो स्रोत है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मांस, मछली, दूध, अंडा के अलावा इसके स्रोत कौन से है, एक तो है गाजर, इसके अलावा एक होता है पालक भी होता है इसमें, पालक। ये गाजर और पालक इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सर्वाधिक इसमें क्या होता है, विटामिन ए। तो गाजर, पालक, पपीता, गोल्डन राइस, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन ए क्या है, ये संक्रमण रोधी भी होता है। इससे होने वाले रोग इसके बाद से पहला हमने देख लिया, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरा जीरोफथैल्मिया। जीरोफथैल्मिया क्या होता है, आँखें शुष्क हो जाती है और फिर आँखों में शुष्क होने के बाद आँखों में क्या आती है, खुजली आती है। इसके अलावा इसमें एक रोग क्या है, इसमें एक रोग ये भी होता है, कौन सा, केरेटोमलेशिया। केरेटो, एक मिनट, कौन सा रोग है, केरेटोमलेशिया। कौन सा रोग है, केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया में क्या होता है, इसमें आंखों में क्या होता है, संक्रमण होता है और आंखों में सूजन आ जाती है। आंखों में संक्रमण होकर आंखों में क्या आती है, सूजन आती है। तो केरेटोमलेशिया में संक्रमण होता है और आंखों में सूजन आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विटामिन ए संक्रमण को रोकते हैं, इसलिए इसे संक्रमण रोधी भी कहते हैं। इसके अलावा एक इसी से रोग होता है वो है डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस जहाँ पे भी डर्मा शब्द आ जाए उसका मतलब समझ लेना कि उसका मतलब क्या है, त्वचा से संबंधित कोई रोग है। तो ये क्या है, त्वचा में संक्रमण जो होता है उसे क्या कहते हैं, डर्माटाइटिस। उसको भी रोकने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए। तो 4 रोग है, इससे 2 तो यहाँ लिखे हुए, रतौंधी और जीरोफथैल्मिया। इसके अलावा भी 2 नाम लिख लेना, एक है केरेटोमलेशिया और दूसरा वो है डर्माटाइटिस, 4 रोग। इसके बाद विटामिन डी।
इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होती है? व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है? रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित हो गए, और हड्डियों से संबंधित लोग हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। ये क्या है? धूप का विटामिन है। धूप का विटामिन मतलब हम कहते हैं कि धूप में बैठने से हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता, बल्कि धूप की उपस्थिति में हमारा शरीर है वो विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन। और ये किसी तरह का करता है? हार्मोन की तरह। जैसे हार्मोन कार्य करते हैं हमारे शरीर में, उसी की तरह विटामिन डी भी कार्य करता है। तो इससे कमी से होने वाले रोग कौन सा है? रिकेट्स। बच्चों में सुखाड़, अर्थात बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमजोर होकर क्या आ जाती है? मुड़ने लग जाती है। उसे क्या कहते हैं? रिकेट्स। और वही रोग इस वयस्क में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेसिया। इसमें वयस्क में हड्डियाँ कमजोर होकर मुड़ने लगती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेसिया। उसके बाद है विटामिन ई, जिसका नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या है? ये सुंदरता का विटामिन है। मतलब यदि विटामिन ई आपके शरीर में पर्याप्त है तो व्यक्ति कैसा दिखेगा? सुंदर दिखाई देगा। ये किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज और इसके अलावा जितने भी ऑयली चीज़ होती है, जैसे सोयाबीन है, उसके अलावा जो वनस्पति तेल होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली होती है, उनमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। और ये किस रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। और टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन या नपुंसकता। यदि विटामिन ई की कमी है तो व्यक्ति में बांझपन या नपुंसकता आ सकती है। उसके बाद है विटामिन के, जिसे क्या कहा जाता है? नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। नेप्थोक्विनोन ये क्या होता है? विटामिन के का संश्लेषण क्या होता है? ये भी हमारे शरीर में बनता है। आंतों में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो संश्लेषण करता है किसका? विटामिन के का। तो आंतों में ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा नेप्थोक्विनोन का संश्लेषण किया जाता है। बट ये क्या है? रक्तस्राव रोधी है। मतलब ये हमारे शरीर में जो रक्तस्राव होता है उसको रोकता है। तो रक्त का मतलब थक्का बनाने में सहायक होता है। तब जब रक्त का थक्का न बनता है तो इसकी कमी से क्या रोग होता है? शरीर में जो ब्लड जब निकलता है तो उस समय थक्का नहीं बनता, तो कमी किससे होती है? विटामिन के की कमी से। उसके बाद जो हमने 4 दिया, उसके बाद जल में घुलनशील कौन कौन से थे? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था, और एक विटामिन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा पहला है? विटामिन बी1। इसको इन सब के जो ये रासायनिक नाम है इनको याद रखने के हम एक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इनकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? जैसे बी1 का मतलब थॉ, रा, न्यू, पेंट, पर, बी, फा, को। थोड़ा पेंट पर बी फा को। तो थॉ का अर्थ क्या है? थायमिन। बी1 का रासायनिक नाम। आर ए रा का अर्थ है राइबोफ्लेविन। बी2 का रासायनिक नाम न्यू का अर्थ है नियासिन। बी3 का रासायनिक नाम पेंट का अर्थ है पेंटोथेनिक अम्ल। तो बी5 का रासायनिक नाम पर्क से अर्थ है पायरिडॉक्सिन। जो बी6 का उसके बी फा बी का अर्थ है बायोटिन। जो बी7 का रासायनिक फा का अर्थ है फॉलिक एसिड। जो बी9 का रासायनिक नाम है और को का अर्थ है कोबालामिन या सैनोकोबालामिन।
तो ये B12 का रासायनिक नाम है। ये इस ट्रिक से आप इन सब के रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिर थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। बस याद रखना मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2 जिसे कहा जाता है राइबोफ्लाविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? उसे कहते हैं किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, हमारे जो होठ होते हैं वो किनार से करने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो होठ फटने लगने का कारण क्या है? विटामिन B2 की कमी। तो इस रोग को क्या कहा जाता है? किलोसिस। B3 इसे नियासिन कहा जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम का मतलब क्या है? इसमें 4 डी दे पे। डी का पहला है डायरिया, डिमनीशिया, फिर डर्माटाइटिस और एक है डेथ। एक तो होता है डिमनीशिया अर्थात भूलने की बीमारी, डायरिया अर्थात दस्त, फिर एक डी का अर्थ है डर्माटाइटिस अर्थात त्वचा संबंधित हो, और एक है डी अर्थात डेथ। तो ये 4D सिंड्रोम हो गई। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। और इसे क्या कहा जाता है? पेलाग्रा रोग भी कहते हैं। ये किससे हो सकता है? मक्के के अधिक सेवन से। यदि हम मक्के का सेवन, मक्के की रोटी खा रहे हैं, मक्के की सब्जी खा रहे हैं, लगातार मक्के का सेवन करने से ये रोग हो सकता है। उसके बाद है विटामिन B5 जिसे क्या कहा जाता है? पैंटोथेनिक अम्ला। तुम्हारे बालों का सफ़ेद होने का कारण क्या है? विटामिन B5 की कमी है। तो जब भी आपके हमारे बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं अर्थात आपके शरीर में विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ला की कमी है। उसके बाद B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से होता है एनीमिया। इसके बाद है विटामिन B7, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। तो देखो बालों का सफ़ेद होना तो विटामिन B5 की कमी से होता है, लेकिन विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? जिसे बायोटिन कहते हैं, उसकी कमी से बाल क्या लगने झड़ने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका स्रोत क्या बताएं। इसका स्रोत है चॉकलेट। तो हम देखते हैं कि लड़कियों को चॉकलेट ज़्यादा पसंद होती है, और इसी का कारण एक कारण भी है कि उसके बाल उनके क्या होते हैं? लंबे और घने होते हैं। तो बालों का झड़ना ये किसी B7 की कमी से होती है। B7 का स्रोत कौन सा है? चॉकलेट है। उसके बाद है B9 जिसे क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। ये B9 और B12 ये दोनों का काम क्या होता है? ये इन दोनों की कमी से क्या होता है? रक्त की कमी होती है, क्योंकि ये दोनों RBC के निर्माण में सहायक होते हैं विटामिन। तो जैसे ही इनकी कमी हो जाएगी तो RBC की कमी हो जाती है, और RBC की कमी से एनीमिया होता है। इन दोनों से कौन सा रोग होता है? फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालमिन, इन दोनों से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये पर्सिनियन एनीमिया भी यही है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? RBC फूल के क्या हो जाती है? मोटी, और उसके बाद फट जाती है, और उससे फिर RBC की कमी हो जाती है। तो ये क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इस साइनोकोबालामिन में देखना है क्या लिखा है? कोबाल्ट। तो अर्थात इसमें क्या होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोबाल्ट उपस्थित हो, इसका कोई पादप स्रोत अनुपस्थित है, अर्थात ये किससे प्राप्त होता है? ओनली जानवरों से प्राप्त होते हैं साइनोकोबालामिन। इसका कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारे बचा वो है विटामिन सी। विटामिन सी को ऐसे रखना CA। सब जो बना होगा तो CA का मतलब विटामिन सी, और इसका रासायनिक क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके 1935 में निर्मित प्रथम विटामिन। 1935 में लैब में बना हुआ पहला विटामिन कौन सा था? कृत्रिम रूप में पहला विटामिन कौन सा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विटामिन सी। ठीक है। और ये इसके स्रोत क्या है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे वो आंवला हो, नींबू हो, मिर्च हो, खट्टे फल हो, उन सब में क्या पाए जाते हैं? संतरा हो, उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। और भारत में प्रमुख स्रोत क्या है? हरी मिर्च। भारतीय क्या है? ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए भारतीय में इसकी कमी नहीं होती, क्योंकि इसका स्रोत कौन सा है? हरी मिर्च। इसका कोई जंतु स्रोत नहीं है। जैसा हमने क्या देखा था विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या था? कोई पादप स्रोत नहीं है। इसका उल्टा इसका है, इसका कोई जंतु स्रोत नहीं है, सभी ये पादपों से प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं तो ऐसे फैक्ट आ सकते हैं कि भोजन पकाते समय सर्वाधिक कौन सी विटामिन नष्ट होता है? तो वो कौन सा है? विटामिन सी, क्योंकि ये मिर्च में पाए जाते हैं। और जैसे ही हम सब्जी पकाते हैं तो ये मिर्च पकती है, जिससे क्या होती है? विटामिन सी नष्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि भोजन पकाते समय सर्वाधिक नष्ट किसका होता है?
विटामिन सी का। शराब से भी शरीर में किसका नष्ट होता है? विटामिन सी का। इसका क्या है, विटामिन सी शरीर में संग्रहित नहीं होता। इसकी जैसे अधिक मात्रा होती है ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, तो शरीर में संग्रहित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका अर्थ है इसको डेली ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात प्रतिदिन इसे 60 से 90 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। और हमारे इंडिया में सभी डेली सब्जियां खाते हैं, सब्जी में क्या होती है? हरी मिर्च। तो उससे क्या होता है, इसकी भारतीयों में कमी नहीं देखी जाती, भारतीयों में ये प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद है ये कार्य क्या करता है, ये तो घाव भरने का सहायक होता है। यदि किसी व्यक्ति को घाव हो रहा है तो उसमें उसको रिकवर करने में विटामिन सी आवश्यक होता है। उसके अलावा कोशिका विभाजन में भी इसका सहायक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर के जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें भी ये विटामिन सी काम आता है। और दूध में लोहा विटामिन सी अनुपस्थित होता है। दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह पाई जाती है। लेकिन उसमें क्या किस किस की कमी होती है? एक तो लोहे की कमी होती है और विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ऐसा पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सा है? विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून हमने देखा था एक प्रोटोजोआ वाले में भी देखा था, उसे क्या कहा जाता था? पायरिया कहा जाता था। तो पायरिया में भी किसकी कमी होती है? तो पायरिया में भी विटामिन सी की कमी होती है। इसमें क्या मसूड़ों से खून आता है, इसे क्या कहा जाता है? नाभिक रोग भी कहते हैं। नाभिक रोग क्या कहते हैं कि ये इसका स्रोत क्या है? केवल पादप स्रोत ही है, लेकिन जो नाविक होते हैं, जो लंबे समुद्रों में यात्रा करते हैं, वो क्या मछली और चावल इनका सेवन करते हैं, तो उनमें क्या होता है? विटामिन सी की कमी ज़्यादा देखी जाती है और ये रोग उनमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नाविक रोग। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज क्या है? एक अकार्बनिक पोषक पदार्थ, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता। शरीर के कुल पोषक पदार्थ का 3% भाग क्या होता है? खनिज होते हैं। पूरे जो 100% हम पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका सिर्फ 3% ही क्या होता है? खनिज लवण। इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये तंत्रिका और मांसपेशी को स्वस्थ रखने में काम करते हैं। हमारे शरीर में 2 टाइप के खनिज तत्व पाए जाते हैं, एक तो जो अधिक मात्रा में होते हैं और एक जो कम मात्रा में होते हैं। जैसे जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिभार तत्व। अधिक मात्रा में आवश्यक, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है। जबकि दूसरा है सूक्ष्म भार तत्व, इसकी अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता है, जैसे लोहा, आयोडीन, जिंक, तांबा, सेलेनियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं हमारे शरीर में? इसकी कम मात्रा आवश्यक है। और एक अंतिम पोषक तत्व है, वो है जल। हमारे शरीर का 65 से 70% भाग जो पोषक पदार्थ का होता है वो क्या होता है? जल होता है। जल क्या है? अकार्बनिक पोषक पदार्थ है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। शरीर के कुल पोषक पदार्थ का 65 से 70% ये होता है। दैनिक आवश्यकता होती है डेली 5 से 7 लीटर जल की आवश्यकता होती है। कमी से क्या हो जाता है? निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारे भोजन में जो रेशे होते हैं और रेशे वो भी किसका स्रोत होती है? भोजन में रेशे जल का ही स्रोत होते हैं और जल को आंतों में रोकने का सहायक होते हैं कौन? रेशे। तो अभी हमने देखा कि इतने सारे पोषक तत्व, तो इस एक वर्ड होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? द बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट होती है कि वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इस अनुपात में हो कि प्रतिदिन ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की मरम्मत हो सके। मतलब ऐसा भोजन होना चाहिए जो हमारे शरीर को आवश्यक है, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व निश्चित अनुपात में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। कि क्या संतुलित आहार सभी लोगों के लिए सेम होगा? तो ये नहीं, सभी संतुलित आहार 4 घटकों पर निर्भर करता है। पहला है कि उसकी आयु क्या है, एज क्या है। कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए संतुलित आहार अलग होगा, बच्चे हैं तो उनके लिए संतुलित आहार अलग होगा, वयस्क है तो उनके लिए संतुलित। तो ये किस पर निर्भर करता है? आयु पर निर्भर करता है। दूसरा, व्यवसाय पर। व्यक्ति व्यवसाय कैसा कर रहा है? मेहनत का कार्य कर रहा है तो उसको वसा वगैरह उसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी। यदि ऑफिस वर्क है तो उसको ये फैट वगैरह की कम आवश्यकता होती है, उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा, लिंग पर भी निर्भर करता है। महिला को पोषक पदार्थ का अनुपात अलग चाहिए, पुरुष को पोषक पदार्थ का अनुपात अलग चाहिए, तो लिंग पर भी निर्भर करता है। और स्वास्थ्य, अस्थि का स्वास्थ्य कैसा है? यदि बीमार है तो उसे संतुलित आहार अलग टाइप का चाहिए, यदि स्वस्थ है तो उसे अलग टाइप का। अर्थात ये 4 जो घटक है, ये कारक है, ये निर्धारित करते हैं कि आपका संतुलित आहार कैसा होगा। अर्थात आपके जो आहार में कौन सा
पोषक पदार्थ किस मात्रा में होगा, ये कौन निर्धारित करता है, ये 4 कारक निर्धारित करते हैं। तो इसी साथ मान के क्या हो जाता है, पोषक पदार्थ की टॉपिक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपका पोषक तत्व वाला जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो गया होगा और इसी का 1-2 बार रिवीजन करने पर ये आपकी मुँह ज़बानी हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।